तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। वेडनेसडे है, कैमरा एंगल चेंज हुआ पड़ा है। इसका मतलब ये है कि दिस इज रॉयल रंबल रिवाइंड। जी हां, एपिसोड नंबर 3 की आज बारी आ चुकी है। ऑलरेडी हम रॉयल रंबल 2017 और 2013 को रिव्यू कर चुके हैं। अगर आप नए हैं यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं, हमारी वो सीरीज है जहां पे हम पुरानी रॉयल रंबल को रिविजिट कर रहे हैं। मैं उनका प्ले बाय प्ले रिव्यू करने की कोशिश करता हूं ताकि हम लोग वापस उसको रिविजिट भी कर सकें और रॉयल रंबल पेपर व्यू आ रहा तो हमारा थोड़ा इंटरेस्ट भी बन जाएगा इन शोज को देख के। तो गाइस बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट्स के अंदर कि भाई रॉयल रंबल ये वाली करो, वो वाली करो, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं। लेकिन इतना मैं क्लियर करना चाहता हूं कि पहले मैं वो सारी रॉयल रंबल करता हूं जिसकी लिस्ट मैंने बनाई है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इस बार रॉयल रंबल खत्म हो गई तो ये सीरीज वापस नहीं आएगी। अगली बार हम इसको फिर से वापस लाएंगे। सारी रॉयल रंबल एक एक करके हम रिव्यू करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग बस वेट करें और हो सकता है कि आपकी पसंदीदा रॉयल रंबल आ जाए। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम पीछे पीछे जाएंगे, तो पहले हमने 2017 करी, फिर 2013 करी और आज बारी आ चुकी है गाइस 2008 रॉयल रंबल की। दिस वाज अ फैंटास्टिक पेपर व्यू और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे अच्छे मैचेस थे, बहुत सारी कमाल की कुछ स्टोरी लाइंस थी। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं चेकआउट करे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे प्लेलिस्ट में, आप डेफिनेटली जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और लाइक का जो गोल है हमेशा की तरह रहेगा हमारा 3000 का। फटाफट से आपको लाइक बटन दबा देना है और अपना पूरा प्यार गाइस आपको शो करना है सीरीज के ऊपर। और नेक्स्ट वीक हम आएंगे वापस एपिसोड नंबर 4 के साथ। तो यहाँ पे मेरे नोट्स पड़े, हम स्टार्ट करते हैं रॉयल रंबल 2008 को गाइस। दिस वाज द 21st एनुअल रॉयल रंबल और ये कोई ऐसे वैसे वेन्यू में नहीं थी, एक आइकॉनिक वेन्यू के अंदर थी। एंड इट वाज द मैडिसन स्क्वायर गार्डन इन न्यूयॉर्क। सोल्ड आउट अरीना थी, 20,798 फैंस। और इसकी जबकि कोई टैग लाइन नहीं थी, दिस वाज द रोड टू रेसलमेनिया 24। और मैं आपको एक कमाल का फैक्ट बताता हूं यहाँ पे कि ये पहला रॉयल रंबल पेपर व्यू था या फिर ये पहला ऐसा WWE का पेपर व्यू था जो कि HD में एयर करा जा रहा था। यानी कि इससे पहले जितनी भी रॉयल रंबल थी वो HD के अंदर नहीं थी, वो SD में थी, यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो ये काफी कमाल की बात है गाइस। और हम बात करते हैं सेटअप की, जो कि बिल्कुल ही कमाल का था, यानी कि एब्सोल्युटली ऑसम। जो अरीना सेटअप करी गई थी मैडिसन स्क्वायर गार्डन की, लोग इतना पास हैं रैंप के, छोटी सी रैंप है, साइड में LED पोस्ट लगी हुई हैं। तो ओवरऑल इस पेपर व्यू का जो फील था ना वो काफी कमाल का था। और जैसा कि मैंने कहा एक आइकॉनिक अरीना थी मैडिसन स्क्वायर गार्डन। तो जो पहला मैच इस शो पे हमें देखने को मिलता है वो था रिक फ्लेयर वर्सेस MVP का। और यहाँ पे एक स्टिपुलेशन लगी हुई थी जो कि था करियर थ्रेटनिंग मैच, यानी कि अगर रिक फ्लेयर इस मैच को यहाँ पे हारते हैं तो वो अपना करियर खो देंगे, यानी कि उनको रिटायर होना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी बात थी। और रिक फ्लेयर का इस पॉइंट पे गाइस 35 इयर्स 1 मंथ और 17 डेज का करियर हो चुका था। तो बहुत लंबा करियर ऑलरेडी हो चुका था। और उनकी एंट्रेंस यहाँ पे होती है काफी कमाल की, पूरी उनकी एंट्रेंस यहाँ पे मुझे लगी। और वो आते हैं रिंग के अंदर और प्रोमो कट करते हैं और बात करते हैं कि उनका करियर कितना कमाल का रहा है और लोगों की जो उनको रिस्पेक्ट मिली है इतने सालों से, वो उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। लेकिन अपना वो प्रोमो जब कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं तो MVP आ जाते हैं, उनको इंटरप्ट करते हैं। तो फ्लेयर यहाँ पे माइक रख देते हैं साइड में गाइस और हम इस मैच के लिए यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। तो क्राउड यहाँ पे बहुत ज्यादा बू कर रहा था MVP को। और MVP आते ही रिक फ्लेयर को गाइस मैच में एक चांटा मारते हैं, लेकिन रिक फ्लेयर यहाँ पे कमबैक करते हैं, मल्टीपल चॉप्स लगाते हैं और उसके बाद MVP वापस कमबैक करते हैं विद अ किक और उनके पास यहाँ पे मैच के अंदर मोमेंटम आ जाता है। तो क्राउड यहाँ पे MVP सक्स की चैंट कर रहा था क्योंकि पूरा वो एज ए हील एक्ट कर रहे थे, सही चीजें कर नहीं रहे थे। और रिक फ्लेयर यहाँ पे कुछ देर तक स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बाद में वो MVP की नी के नीचे एक अटैक करते हैं गाइस, कमबैक करते हैं और 2 बार फेल होते हैं वो टू लॉक इन द फिगर 4, जो कि उनका सिग्नेचर सबमिशन है। लेकिन जब सेकंड टाइम वो लॉक इन करते हैं, MVP इस चीज को रिवर्स करके एक रोल अप में करते हैं गाइस, जो कि क्लोज किक आउट था बाय रिक फ्लेयर एट दिस पॉइंट। इसके बाद MVP एक कमाल की, एक बहुत ही भाई ये बढ़िया किक लगाते हैं एक रिक फ्लेयर को इन द कॉर्नर, जैसे सैमी ज़ेन की हेलुवा किक है। पिन करते हैं वो रिक फ्लेयर को और रेफरी काउंट करता है 1 2 3 और रिक फ्लेयर का क्लियरली दिख रहा है कि रोप पे जो है वो पैर पड़ा हुआ है। और ये चीज रेफरी ने देखी नहीं, लेकिन जैसे ही मैच पे वो 3 काउंट करता है उसको वो चीज दिखती है। तो MVP यहाँ पे बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि भाई अगर तुमने 3 काउंट करा है तो तुम बेल के लिए भी तो बोलो टाइम कीपर को। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पीछे से रिक फ्लेयर यहाँ पे रोल अप करते हैं MVP को और काफी गाइस क्लोज किक आउट हमें उनकी तरफ से देखने को मिलता है और मैच कंटिन्यू होता है। तो ये सबसे मेजर मोमेंट थी। इसके बाद रिक फ्लेयर काफी सारे चॉप्स लगाते हैं और MVP जो है गाइस रिक फ्लेयर के थ्रोट पे एक पंच करते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि एक बड़ा मूव होने वाला है। वो अपने प्ले मेकर फिनिशर के लिए जाते हैं, लेकिन रिक फ्लेयर इसको रिवर्स करते हैं, लगाते हैं अपनी फिगर 4 और टैप आउट करा देते हैं MVP को। और यहाँ पे गाइस वो मैच को जीत जाते हैं और उनको रिटायर यहाँ पे नहीं होना पड़ा। अब अगर मैं सच बताऊं तो मुझे कभी भी ये मैच देख के ऐसी फीलिंग नहीं आई कि भाई क्या रिक फ्लेयर का करियर यहाँ पे खत्म हो सकता है। ऑब्वियसली इसके बाद अगले पेपर व्यू में, यानी कि जिसके बाद रेसलमेनिया हुई थी 24, उसमें रिक का करियर शॉन माइकल्स ने खत्म करा।
वो मच मोर बिलीवेबल था। और 5 में से अगर मुझे इसको रेट करना हो तो मैं सिर्फ 2 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि कुछ खास नहीं था और जैसा कि मैंने कहा कभी फील नहीं हुआ कि ये कोई करियर थ्रेटनिंग मैच था अभी रिक फ्लेयर के लिए। अगला मैच जो हमें देखने को मिला गाइस वो था JBL का अगेंस्ट क्रिस जेरिको, और ये काफी बढ़िया मुझे लगा क्योंकि भाई इसके पीछे एक अच्छी स्टोरी थी और ये मैच भी जो था उसका मीनिंग था काफी बढ़िया। और स्टोरी ये थी यहाँ पे कि जेरिको का कुछ समय पहले रिटर्न हुआ था WWE में, एक सरप्राइज रिटर्न था, काफी समय से टीज करा जा रहा था और रैंडी ऑर्टन के साथ उनका मैच हुआ था और मैच में JBL कमेंट्री के ऊपर बैठे हुए थे। तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पे जेरिको को JBL पे फेंकते हैं, JBL को गुस्सा आता है और मैच के दौरान जो है JBL ने जेरिको को अटैक कर दिया था और वो उनको उसके बाद इंसल्ट करे जा रहे थे लगातार, उनकी फैमिली को उल्टा सीधा बोल रहे थे, उनके किड्स को बोल रहे थे कि तुम्हारे फादर जो है वो एक कावर्ड है। और हमें रॉ के सेगमेंट में देखने को मिलता है कि JBL ये वायर लेते हैं पूरी कैमरामैन की और उससे बुरे तरीके से जेरिको को जो है वो चोक कर देते हैं और एक बार फिर से उनको किड्स को कॉल आउट करते हैं। तो ये राइवलरी थोड़ी सी गाइस पर्सनल भी थी और साथ के साथ यहाँ पे क्रिस जेरिको एक बेबी फेस थे और उनके पास एक रिवेंज लेने का मौका था अगेंस्ट JBL एट रॉयल रंबल। तो JBL का ऑब्वियसली न्यूयॉर्क होम टाउन है और हम एक्सपेक्ट करेंगे फैंस शायद उनको चीयर करेंगे भाई मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। ऐसा हुआ नहीं क्योंकि JBL को काफी बू हो रही थी। ये मैच शुरू होता है वो स्टार्टिंग में क्लोज लाइन फ्रॉम हेल की ट्राई करते हैं लेकिन जेरिको उसको रिवर्स करके गाइस वॉल्स लगाने की कोशिश करते हैं पर इमीडिएटली जो है वो JBL यहाँ पे एक रोप ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद जेरिको लगाते हैं एक बेसबॉल स्लाइड और JBL को फेंक देते हैं स्टील स्टेप्स के अंदर गाइस। वो वापस आते हैं रिंग में और यहाँ पे JBL जो है उठा के पटकते हैं जेरिको को और जेरिको का जो गला है वो सीधा रोप्स में जाके लगता है। तो ऑब्वियसली उनकी नेक पहले से इंजर्ड थी और उसको एक बार फिर से यहाँ पे JBL टारगेट करते हैं और वो चोक जो रॉ पे लगाया था वो अब जेरिको को फिर से दिक्कत दे रहा था। तो 2 बार यहाँ पे उसके बाद वो लगाते हैं अपनी क्लोज लाइन फ्रॉम हेल जो कि काफी कमाल का मूव है और जेरिको की नेक पे वो अटैक कंटिन्यू रखते हैं, मैच के पेस को स्लो डाउन कर देते हैं, एक स्लीपर होल भी लगाते हैं। तो जेरिको इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद भाई फेड हो जाएंगे लेकिन वो अपना कमबैक करने की कोशिश करते हैं। JBL सेज भाई रुको, वो उनको लगाते हैं एक बिग बूट, फेंकते हैं स्टील पोस्ट के अंदर और जब फिर हमें जेरिको का चेहरा दिखता है भाई उनके चेहरे से खून आ रहा है, उनकी चेस्ट तक पूरा खून ही खून है जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। और यहाँ पे जेरिको गाइस गॉट बस्टेड ओपन और इसके बाद JBL जो है जेरिको के हेड और चेस्ट एरिया को अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन कैसे ना कैसे करके जेरिको अपना कमबैक करने की कोशिश करते हैं। वो एक लायन सॉल्ट लगाते हैं यहाँ पे JBL को, एक क्लोज लाइन लगाते हैं और दोनों बंदे यहाँ पे रिंग के बाहर गिर जाते हैं। अब JBL यहाँ पे एक बार फिर से जेरिको के हेड को पकड़ते हैं गाइस, उनके सर को पकड़ते हैं और मारते हैं उसको धम धम करके 2 बार अनाउंसर्स टेबल के अंदर। और यहाँ पे जैसे वो एक्सपोज करते हैं अनाउंसर्स टेबल को, पीछे मुड़ते हैं तो आउट ऑफ नोवेयर जेरिको हिट्स अ चेयर शॉट इन दी हेड ऑफ JBL और रेफरी गाइस यहाँ पे बेल के लिए काउंट करता है। ऑब्वियसली हो जाती है एक डिस्क्वालिफिकेशन। होली शिट मोमेंट थी, मतलब लिटरली चेयर शॉट टू द हेड जिसको हम कहते हैं भाई, सर के बीचों बीच यहाँ पे चेयर मारी और JBL यहाँ पे इस मैच को DQ से तो जीत जाते हैं लेकिन इतना खून इस समय जेरिको के चेहरे पे दिख रहा था भाई, मतलब ग्रोस लग रहा था कई हद तक तो। और उसके बाद वो यही चेयर एक बार फिर से JBL के सर के बीचों बीच फेंकते हैं, वो वायर निकालते हैं यहाँ पे कैमरामैन की और गाइस JBL को उसी तरीके से चोक कर देते हैं जैसे कि JBL ने जेरिको को रॉ के ऊपर करा था। तो यहाँ पे जबकि जेरिको अपना मैच तो नहीं जीत पाए लेकिन उनको अपना बदला जरूर मिल गया, उन्होंने चोक कर दिया JBL को और JBL की हालत यहाँ पे बिल्कुल खराब थी, रेफरीज को आगे जेरिको को रोकना पड़ता है। तो एक अच्छी मोमेंट थी गाइस, बढ़िया था। लेकिन अगर मैच की बात करी जाए तो मैं 3 आउट ऑफ 5 से ज्यादा इसको नहीं दे सकता, 2.5 या 3 आउट ऑफ 5 के बीच में इस मैच की रेटिंग रहने वाली है। अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस, तो ये था फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और एक तरफ थे द रेटेड आर सुपरस्टार एज और उनके अपोनेंट रे मिस्टीरियो। और इसी स्टोरी लाइन काफी कमाल थी क्योंकि उस पॉइंट पे विकी गरेरो वाज द जनरल मैनेजर ऑफ स्मैकडाउन और ना ही सिर्फ इतना वो एज की गर्लफ्रेंड की तरह भी एक्ट कर रही थी। और स्टोरी लाइन यहाँ पे ये थी कि रे मिस्टीरियो राइवल थे एज के और वो एक बीट द क्लॉक चैलेंज जीतते हैं विद द हेल्प ऑफ अंडरटेकर एंड बटिस्टा और नंबर 1 कंटेंडर वो बन जाते हैं गाइस एज की वर्ल्ड टाइटल के लिए। अब ऑब्वियसली यहाँ पे रे मिस्टीरियो का कनेक्शन विकी गरेरो के साथ भी था, तो बोलते हैं विकी को देखो भाई एज तुम्हें प्यार नहीं करता, वो सिर्फ चैंपियन रहने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करता है। ये चीज विकी गरेरो को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और इस स्टोरी लाइन में गाइस बेसिकली रे मिस्टीरियो एक अंडरडॉग बेबी फेस था जबकि दूसरी तरफ एज एक ऐसा हील था जिसके पास पावर भी थी और साथ के साथ ऑब्वियसली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी थी। तो ये एंट्रेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है एंड द मेटलिंगस बाय ऑल्टर ब्रिज।
यू थिंक यू नो मी। और भाई इसी समय भाई इतना ज्यादा गूज़बम्प्स मतलब हर बार आते हैं और एज के पास वो वर्ल्ड टाइटल पुराना वाला एज, ओ माय गॉड मतलब। और ये काइंड ऑफ वो मेरा पर्सनल चीज है जिसको मैं इतना पसंद करता हूँ। एज एट दैट पॉइंट वाज सच अ गुड हील और मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता था, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे वो अपनी एंट्रेंस करते हैं गाइस, काफी कमाल की उनकी एंट्रेंस थी, पायरो वगैरह में देखने को मिलता है। तो टेडी लॉन्ग यहाँ पे विक्की गरेरो को लेके आते हैं व्हील चेयर पे, इसलिए क्योंकि उनको स्टोरी लाइन में चोट लगी हुई थी, उन्होंने नेक ब्रेस पहना होता है। और साथ के साथ एज के 2 गूंज आते हैं यहाँ पे गाइस, जो कि थे राइडर और हॉकिंस, कर्ट हॉकिंस एंड जैक राइडर। जी हाँ, उन्होंने एज जैसे बाल करे हुए हैं, एज जैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, बिल्कुल वैसा था। रे मिस्टीरियो अपनी एंट्रेंस करते हैं, काफी कमाल का उन्होंने यहाँ पे मास्क पहना हुआ था, एक नाइट का हेलमेट मास्क के ऊपर पहना हुआ था, एज इफ कि वो एक किसी वॉर में जा रहे हो वो दिखाना चाहते थे। और डेफिनेटली स्टोरी लाइन अगर हम फॉलो करें तो ये एक वॉर से कम मैच उनके लिए था नहीं गाइस। और एक फैन एक साइन लेके आता है जिसपे लिखा हुआ था मिस्टीरियो स्क्वायर गार्डन, तो ये काफी कमाल की चीज मुझे लगी। तो एज के लिए चीयर्स हो रही थी, मिक्स्ड रिएक्शंस पूरा क्राउड कर रहा था। रे मिस्टीरियो को शायद गाइस उतना लोग पसंद नहीं कर रहे थे, और हम कह सकते हैं कि एक टिपिकल न्यूयॉर्क का क्राउड है कि जिसको चीयर करना है उसे बू करेंगे और जिसे बू करना है वो लोग यहाँ पे उसे चीयर करेंगे। तो एक क्विक मैच स्टार्ट होता है गाइस, बैक एंड फोर्थ शुरू होता है और एज काफी सरप्राइज लग रहे होते हैं कि आखिर रे मिस्टीरियो इतनी तेजी से कैसे सब कुछ कर रहा है। तो एज यहाँ पे गाइस स्लाइड करके बेसिकली रिंग के बाहर फेंकते हैं रे मिस्टीरियो को और वो एकदम से ही ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे एज उनको पहले एक बेसबॉल किक लगाते हैं और यहाँ पे वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और पीछे से हॉकिंस और राइडर जाके कोशिश करते हैं मिस्टीरियो को अटैक करने की, लेकिन रेफरी पीछे मुड़ जाता है और जबकि उन्होंने मिस्टीरियो के साथ कुछ करा नहीं था, यहाँ पे वो उनको इजेक्ट कर देता है और वापस बाहर भेज देता है। तो एज के लिए जो मैच की शुरुआत थी इतनी कुछ खास यहाँ पे हुई नहीं थी। तो एज यहाँ पे 619 को भी एक एस्केप करते हैं और उसके बाद रे मिस्टीरियो यहाँ पे उनके ऊपर सबसे पहले तो एक स्प्लैश लगाते हैं आउटसाइड द रिंग, रिंग में उनको लेके आते हैं, एक सीटेड सेंटोन लगाते हैं, ओपन करते हैं, लेकिन एज किक्स आउट समहाउ। और इसके बाद एज को चाहिए था गाइस कि यहाँ पे उनकी तरफ कुछ मोमेंटम जाए, तो वो रे मिस्टीरियो को कोने में फेंकते हैं और उनकी उसी नी को अटैक करते हैं जो कि ऑब्वियसली सर्जिकली रिपेयर्ड है, और मैच के पेस को स्लो डाउन करने की यहाँ पे वो कोशिश करते हैं। इसके बाद वो सबमिशन भी लॉक इन करते हैं, रे मिस्टीरियो की नी पे अटैक को वो कंटिन्यू रखते हैं। तो रे मिस्टीरियो यहाँ पे गाइस जाते हैं 619 के लिए, एज उन पे एक स्कूप स्लैम लगा देते हैं और एक बार फिर से उनको सबमिशन में डाल देते हैं और काफी देर तक उन्होंने सबमिशन में यहाँ पे रे को रखा और वो इसको गाइस फाइनली कोशिश करते हैं रिवर्स करने की, उसको ब्रेक करते हैं। और इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि बेयरली जो है वो रे मिस्टीरियो चल पा रहे हैं और वो इंजर्ड हो गए हैं और क्राउड एक बार फिर से इस चीज को चीयर कर रहा है कि मिस्टीरियो यहाँ पे इंजर्ड है। तो एज यहाँ पे इस रे मिस्टीरियो की नी को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टीरियो अपना कमबैक करते हैं, एक क्लोज किक आउट होता है एज के ऊपर, उसके बाद वो उन पे एक सेंट ऑन लगाते हैं गाइस और डबल स्टॉम्प पे लगाते हैं फ्रॉम द टॉप, बट एक बार फिर से एज यहाँ पे जो है वो किक आउट कर देते हैं। अब इसके बाद वो एक डीडीटी लगाते हैं रिंग साइड पे एज के ऊपर, जो कि एक कमाल का मूव था, एक बार फिर से एज किक आउट करते हैं और फाइनली यहाँ पे वो गाइस 619 लगाते हैं। लेकिन विक्की गरेरो जो कि व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, अगर आपको याद हो, वो उठ के आती हैं व्हील चेयर से और रेफरी को बाहर खींच लेती हैं एंड रे मिस्टीरियो इज एब्सोल्युटली शॉक्ड। वो सोच रहे हैं कि भाई व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये बंदी तो व्हील चेयर पे थी, ये चल नहीं सकती और ये भाग के कैसे आ गई। तो यहाँ पे वो शॉक्ड होते हैं, वो एक बार फिर से 619 के लिए जाते हैं, लेकिन विकी एप्रन पे चढ़ती हैं, एज को गले लगा लेती हैं और ये 619 विकी के ऊपर लग जाता है। तो रे मिस्टीरियो को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है गाइस, और एज इस चीज का फायदा उठाते हैं। रे मिस्टीरियो जाते हैं एक बार फिर से अपने स्प्रिंग बोर्ड स्प्लैश के लिए, लेकिन एज उन पे यहाँ पे एक स्पीयर लगाते हैं मिड एयर में, उनको पिन करते हैं एंड ही रिटेन्स हिज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो ओवरऑल ये मैच बहुत कमाल का था, मतलब रे मिस्टीरियो के पास मोमेंट्स थी, इतने मौके थे, और ये विकी गरेरो वाला जो सरप्राइज था वो डेफिनेटली क्राउड को भी शॉक कर रहा था, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो ऐसे उठ के आ जाएंगी, लेकिन वो आई भी व्हील चेयर पे और वो गई भी व्हील चेयर पे, क्योंकि उनको रे मिस्टीरियो ने यहाँ पे 619 मार दी। तो एज और रे मिस्टीरियो का जो मैच था गाइस काफी कमाल का था, इसमें एंडिंग काफी अच्छी हमें देखने को मिली और इसको भी मैं 3.5 आउट ऑफ 5 ही रेट करने वाला हूं। अब अगला मैच जो हमें देखने को मिलता है गाइस वो था फॉर द WWE चैंपियनशिप, रैंडी ऑर्टन जो कि चैंपियन थे अगेंस्ट द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जेफ हार्डी। तो जबकि ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच जरूर था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ WWE टाइटल ऑन द लाइन था। और स्टोरी इसकी काफी सिंपल थी कि रैंडी ऑर्टन यंगेस्ट चैंपियन थे WWE की हिस्ट्री के, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस जिस तरीके की रही हैं, वो लेजेंड किलर हैं, वाइपर हैं, एपेक्स प्रेडेटर हैं, इतनी सारी चीजें हैं उनके पास ऑलरेडी। और दूसरी तरफ जेफ हार्डी है एक बेबी फेस जो कि किसी भी हद तक का रिस्क ले सकता है, लोगों के चेहरे पे इसको खुशियां लानी है
और यही वो स्टोरी लाइन थी गाइस, अगर आपको याद हो, जहां पे रैंडी ऑर्टन बुरे तरीके से मैट हार्डी को अटैक करते हैं और जेफ हार्डी उसका बदला लेते हैं। वो एक सेट के ऊपर चढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊपर, और वहां से एक स्वानटॉन बॉम्ब लगाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। अगर आपको स्वानटॉन बॉम्ब याद है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्वानटॉन बॉम्ब और सबसे हाई जगह से जहां से उन्होंने मूव लगाया होगा डेफिनेटली। तो ये मैच शुरू होता है, मैट हार्डी जल्दी से लगाते हैं यहाँ पे एक हेड सीजर, उसके बाद रिवर्सल लेते हैं रैंडी ऑर्टन की, एक एटॉमिक ड्रॉप लगाते हैं और एक अर्ली क्लोज किक आउट रैंडी ऑर्टन की तरफ से गाइस हमें देखने को मिलता है। तो ऑर्टन यहाँ पे अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हार्डी उनको एक कमाल की ब्यूटीफुल स्लाइडिंग ड्रॉप किक लगाते हैं और गाइस यहाँ पे सीधा बैरिकेड के अंदर जाके ऑर्टन टकराते हैं और उनकी नेक आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई शायद खत्म ही हो गई, आधी टूट के गिर गई। इनफैक्ट रेफरी उनके पास जाता भी है पूछने के लिए कि क्या तुम सही हो या फिर नहीं, और इसके बाद रैंडी ऑर्टन भागने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरा हो गया, बट हार्डी ब्रिंग्स हिम बैक और ऑर्टन यहाँ पे मिड एयर में जेफ के ऊपर लगाते हैं गाइस एक ड्रॉप किक, उनकी तरफ मोमेंटम वो शिफ्ट करते हैं, एक सुप्लेक्स लगाते हैं, रिंग साइड पे पिन करने की कोशिश करते हैं, बट ऑब्वियसली जेफ किक आउट कर देते हैं। तो ये अटैक जो था वो रैंडी ऑर्टन का कुछ देर तक कंटिन्यू रहता है गाइस, और जेफ का फाइनली कमबैक होता है जब वो एक फ्लाइंग क्लोज लाइन लगाते हैं ऑन रैंडी ऑर्टन, और ये चीज काफी कमाल थी क्योंकि जेफ का यहाँ पे कमबैक हुआ और लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद एक टर्निंग पॉइंट इस मैच के अंदर हो सकता है। तो हार्डी जाते हैं एक और मूव के लिए, लेकिन ऑर्टन हट जाते हैं साइड से और गाइस शोल्डर फर्स्ट बिल्कुल जेफ हार्डी जो है वो टकराते हैं स्टील पोस्ट में और यहाँ पे ऑर्टन जो है उनको एक सबमिशन में डालते हैं। तो हार्डी यहाँ पे ट्राई करते हैं एस्केप करने की, लेकिन ऑर्टन उनको लगाते हैं गाइस यहाँ पे एक पावर स्लैम, उनको फिर से एक बार सबमिशन में डालते हैं और फाइनली इतने लंबे समय तक होल्ड में रहने के बाद फाइनली इसको जेफ हार्डी ब्रेक करते हैं क्लोज लाइन से, क्विक करते हैं मैच के पेस को, विस्पर इन द विंड लगाते हैं एकदम से और बहुत मोमेंटम उनके पास यहाँ पे आ गया था एकदम से, लेकिन स्टिल रैंडी ऑर्टन किक्स आउट। जेफ यहाँ पे अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हैं गाइस और वो स्वान टॉम बॉम्ब के लिए कॉल आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रैंडी ऑर्टन जो है वो एप्रन की तरफ चले जाते हैं, बच जाते हैं इस चीज से, लेकिन हार्डी उड़ते हुए आते हैं और एक ड्रॉप किक लगाते हैं रैंडी ऑर्टन को। ये भी एक कमाल का मूव था गाइस, और उसके बाद वो मून सॉल्ट लगाते हैं, वो भी आउटसाइड ऑफ द रिंग। तो हार्डी के पास डेफिनेटली यहाँ पे पूरा मोमेंटम था, वो रिंग के अंदर आते हैं ऑर्टन को लेके, ट्विस्ट ऑफ फेट के लिए वो एम करते हैं, he turns him to the fate but Randy Orton reverses this, hits RKO out of nowhere and he pins Jeff Hardy clean in the ring। तो इतनी मेहनत करी भाई जेफ हार्डी ने, इतनी सारी मोमेंट्स करी, इतने सारे कमबैक्स हुए, लेकिन तब भी एट द एंड एक RKO ने यहाँ पे जेफ हार्डी को हरा दिया and he lost and could not win the WWE championship। तो ये मैच लगभग 14 मिनट का था आई थिंक, और उसके हिसाब से काफी सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिली, तो जितना टाइम इसको मिला आई थिंक उसके हिसाब से बहुत अच्छा भी था। और गाइस अगर मुझे 5 में से इसको रेट करना हो तो डेफिनेटली मैं इसको दूंगा गाइस 4 आउट ऑफ 5। एक काफी अच्छा मैच था और आपको भी ये जाके देखना चाहिए। रैंडी ऑर्टन डिफीटेड जेफ हार्डी एट रॉयल रंबल 2008। और फाइनली गाइस इस शो का जो मेन इवेंट था, जिस मैच के लिए आप रुके हुए हैं, जो कि एक कमाल का मैच था, इट वाज द रॉयल रंबल मैच, 30 मैन मैच। और भाई ये मैं डेफिनेटली आपको कहूंगा यूट्यूब पे WWE ने भी डाला हुआ है, आई थिंक फ्री में अपलोड करा हुआ है। 2008 की रॉयल रंबल क्या जबरदस्त मैच था, आपको डेफिनेटली जाके देखना चाहिए। पुरानी यादें तो आपकी ताजा होंगी ही, लेकिन यहाँ पे जो रिवाइंड है इसमें भी बहुत मजा आने वाला है। तो WWE यहाँ पे अंडरटेकर से शुरुआत करती है इस मैच को, जो कि साल 2007 यानी कि इससे एक साल पहले रॉयल रंबल जीते थे और उन्होंने वो नंबर 30 से काम करा था। तो अगर यहाँ पे ये चीज उनको फिर से करनी थी तो उनको ये नंबर 1 से करना पड़ना था। और ये जो उनकी एंट्रेंस हमें देखने को मिलती है मैडिसन स्क्वायर गार्डन, एब्सोल्युटली चिल्स, मतलब आप जो हैं यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे ओ माय गॉड। और मैं सोच भी नहीं सकता अगर मैं उस मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अरीना में तब बैठा होता भाई, तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, इतना ज्यादा मजा आ गया। नंबर 2 पे फिर इसके बाद आते हैं शॉन माइकल्स। ये रॉयल रंबल की हम बात कर रहे हैं गाइस, और नंबर 1 और 2 शॉन माइकल्स और द अंडरटेकर। कितना कमाल का ये था, मतलब क्राउड ऑलरेडी सेट था कि भाई ये एक बड़ा मैच होने वाला है। तो ये मैच स्टार्ट होता है इन दोनों लेजेंड्स के बीच में, कमाल के स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फास्ट होता है सब कुछ। शॉन माइकल्स रोप्स पे गिर जाते हैं और वो अपने आप को जो है यहाँ पे हर्ट कर लेते हैं। टेकर एक बिग बूट के लिए जाते हैं, शॉन माइकल डक करते हैं और ये दोनों बंदे जो हैं अर्ली इन द मैच एग्जिट से एस्केप करते हैं। और इस मैच में कई सारे एग्जिट एस्केप्स हमें देखने को मिले जिसकी हम बात करेंगे। नंबर 3 पे आता है सेंटिनो मरेला, और यहाँ पे वो आके सोचते हैं भाई एक है बंदा शॉन माइकल्स, दूसरा अंडरटेकर, मैं करूंगा क्या। शॉन यहाँ पे उनको मारते हैं स्वीट चिन म्यूजिक, और क्या बढ़िया स्वीट चिन म्यूजिक थी।
मतलब आज की रेसलिंग में भाई इतने सारे लोग सुपर किक लगाते हैं ना, लेकिन शॉन माइकल्स की स्वीट चिन म्यूजिक से ऊपर आज तक मुझे कुछ नहीं लगा। तो कमाल के तरीके से वो ये लगाते हैं ऑन सेंटिनो मरेला, और टेकर बेसिकली उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं, और इस चीज का यहाँ पे फायदा उठाते हैं शॉन माइकल्स की मैं भी टेकर को एलिमिनेट कर दूं, लेकिन वो यहाँ पे वो कर नहीं पाते हैं। तो अंडरटेकर इसके बाद गाइस अपनी रोप वॉक के लिए जाते हैं और शॉन इसको भी रिवर्स करते हैं, उल्टा उठा के फेंक देते हैं पीछे अंडरटेकर को। खली आते हैं नंबर 4 पे और माइकल कोल कह रहे हैं हियर इज द पंजाबी नाइटमेयर। पंजाबी नाइटमेयर उनको बोला जाता था। वो आते हैं अंडरटेकर के पीछे जाते हैं, क्राउड जो है यहाँ पे चैंट करता है खली के लिए यू कैंट रेसल, यू कैंट रेसल। और यहाँ पे गाइस दोनों ही बंदे यहाँ पे एक दूसरे को चोक स्लैम देने की कोशिश करते हैं। खली अपना चॉप मिस करते हैं अंडरटेकर के ऊपर, रोप्स के ऊपर गिरते हैं एंड टेकर एलिमिनेट्स द ग्रेट खली। तो काफी छोटा उनका यहाँ पे काम था। हार्डकोर हॉली आते हैं नंबर 5 पे, जॉन मॉरिसन आते हैं नंबर 6 पे, और शॉन माइकल्स यहाँ पे मॉरिसन पे काफी कमाल की यहाँ पे फ्लाइंग एल्बो भी लगाते हैं। तो जबकि इतने सारे अपोनेंट्स थे, इतने सारे रेसलर घूम रहे थे आसपास, शॉन माइकल्स तब भी बिल्कुल कोशिश कर रहे थे कि भाई रेसलिंग बीच बीच में मुझे देनी है, कुछ अच्छे मोमेंट्स भी देने हैं, एंड दैट्स व्हाई इज अमेजिंग। टॉमी ड्रीमर आते हैं गाइस नंबर 7 पे, क्राउड हो जाता है बिल्कुल ही पागल। ECW की चैंट्स हमें सुनने को मिलती है। होम टाउन हीरो, वो ऊपर से न्यूयॉर्क को बिलोंग करते हैं। और नंबर 8 पे आते हैं गाइस इसके बाद डेव बटिस्टा, और आते ही बिल्कुल रिंग को क्लियर कर देते हैं सबको मार मार के। और फाइनली जब वो अंडरटेकर की तरफ जाते हैं, टॉमी ड्रीमर बीच में आ जाते हैं इन दोनों के, और बटिस्टा टॉमी को उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो थोड़ी सी देर के लिए वो भले यहाँ पे आए थे, लेकिन डेफिनेटली उनका अपीयरेंस काफी बढ़िया थी गाइस। हॉर्न्स वॉगल आते हैं नंबर 9 पे, और विंस मैकमैन के बास्टर्ड सन हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, और आते ही सीधा रिंग के नीचे घुस जाते हैं। और बटिस्टा इस मोमेंट में अंडरटेकर को एक काफी कमाल का गाइस स्पीयर भी लगाते हैं। और नंबर 12 पे आते हैं यहाँ पे गाइस CM पंक, और वो आते ही मारते हैं सबको। अंडरटेकर यहाँ पे एक ह्यूज लैरियट लगाते हैं CM पंक को, और उनके इस पूरे मोमेंटम को एक ही साथ रोक देते हैं। और CM पंक उसके बाद गाइस एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे चक पोलंबो को। और नंबर 14 पे आते हैं गाइस उमागा, एक बीस्ट समोअन मशीन, आते ही हार्डकोर हॉली को एलिमिनेट कर देते हैं। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई इस बंदे को कोई रोक ही नहीं सकता। स्निट्स्की आते हैं नंबर 15 पे, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये सारे नाम याद हैं भी या फिर नहीं, लेकिन भाई ये मतलब 2K में हम खेला करते थे, मतलब रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की जो गेम आती थी उसमें खेला करते थे, तो शायद आप लोगों को पता हो, या फिर आप कार्ड्स जो खेलते थे उसके बारे से आपको पता हो। मिस आते हैं नंबर 16 पे, शेल्टन बेंजामिन आते हैं नंबर 17 पे, और आते ही बैल से भाई कूदते हैं वो टॉप रोप पे, और मिज और मॉरिसन को उठा के वो रोप्स के ऊपर फेंकते हैं, एलिमिनेट नहीं करते, लेकिन एक कमाल का मूव था जिस तरीके से बेंजामिन उड़ के बिल्कुल टॉप रोप पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद गाइस जो चीज हमें देखने को मिली इतनी कमाल थी कि शेल्टन खड़े हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या करा। साइड से पड़ती है स्वीट चिन म्यूजिक और सीधा रिंग के बाहर, मतलब ये एक आइकॉनिक स्वीट चिन म्यूजिक थी। और फिर से भाई मैं तारीफ करूंगा, जब भी ये स्वीट चिन म्यूजिक पड़ती थी इट वाज इनसेन इन दिस रॉयल रंबल। 18 पे सरप्राइज था जिमी स्नूका, जो कि एक हॉल ऑफ फेमर थे, और यहाँ पे गाइस वो टमीना के ऑब्वियसली फादर हैं। तो अगर आप कभी सोचते थे कि टमीना स्नूका अगर लड़का होता तो कैसा दिखता, तो जिमी स्नूका जैसा दिखता। और नंबर 19 पे आते हैं रॉडी पाइपर गाइस, और ये जो पॉप थी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लोग इतने ज्यादा शोर मचाएंगे रॉडी पाइपर के लिए, लेकिन 2 हॉल ऑफ फेमर बैक टू बैक यहाँ पे आते हैं, और ये दोनों आपस में लड़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे सबसे फनी चीज, अगर आप जैसे भी फोटो में देख सकते हैं कि दोनों लड़ तो रहे हैं, बैकग्राउंड में आप नोटिस करें CM पंक पीछे बैठे हैं, और मैं देख रहा हूँ बंदा हंसी जा रहा है, और ऐसा लगता है कि वो मॉरिसन को भी कह रहे हैं क्या तुम देख रहे हो ये दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर वो मॉरिसन के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत फनी था कि बैकग्राउंड में CM पंक जो है वो इतना हंसे जा रहे थे। नंबर 20 पे आते हैं केन गाइस, जो कि मानी जा रही थी बड़ी एंट्री इस रॉयल रंबल के लिए, और वो आते ही पाइपर और स्नूका को एलिमिनेट कर देते हैं। एक बहुत ही कमाल की बड़ी चोक स्लैम लगाते हैं मिज को, और मिक फोली आते हैं गाइस नंबर 22 पे, एंड द क्राउड एब्सोल्युटली इरप्ट्स। मतलब यहाँ पे फोली 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 ऐसे चैंट्स हो रही थी, और रिंग इतनी फुल हो चुकी थी सुपरस्टार्स पे कि आते ही गाइस मिक फोली ने यहाँ पे तबाही मचा दी। मिस्टर कैनेडी आते हैं नंबर 23 पे, और यहाँ पे अंडरटेकर एलिमिनेट कर देते हैं गाइस स्निट्स्की को, और वो मतलब बिल्कुल उनका गला पकड़ते हुए ले जाते हैं, उनको रोप के पीछे फेंक देते हैं। और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं गाइस, शॉन माइकल्स लगाते हैं स्वीट चिन म्यूजिक, अंडरटेकर को वो एलिमिनेट कर देते हैं, और पीछे से मिस्टर कैनेडी आके उठा के फेंक देते हैं शॉन माइकल्स को। तो कुछ मोमेंट ऐसी थी कि लग रहा था अंडरटेकर यूं देख रहे हैं बहुत ध्यान से कि शॉन ने मुझे एलिमिनेट कर दिया, और उसके बाद शॉन भी बाहर गिरता है, और टेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, वो स्निट्स्की को एक लेग ड्रॉप लगा देते हैं थ्रू द अनाउंसर्स टेबल। तो ये काफी कमाल की चीज थी गाइस, और नंबर 1 और 2 पे जो एंटर हुआ था वो फाइनली जाके एक साथ ही एलिमिनेट हो गए। तो स्टोरी वाइज भी एक काफी कमाल की चीज थी। नंबर 24 पे आते हैं गाइस बिग डैडी वी, द हेवीएस्ट कंपेटिटर टू एवर बी इन अ रॉयल रंबल मैच। ऑलमोस्ट 500 पाउंड जो है वो इनका वेट था,
और मार्क हेनरी और एक और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो है वो आ जाते हैं गाइस यहाँ पे नंबर 25 पे। अब अगर आपको याद हो मैंने बोला था हॉर्न्स वॉगल रिंग के नीचे थे, तो मिज जो है वो रिंग के बाहर लटक रहे होते हैं, हॉर्न्स वॉगल निकल के आते हैं कहीं से और वो मिज को उठा के बाहर फेंक देते हैं, मिज को वो एलिमिनेट यहाँ पे कर देते हैं। चावो गरेरो आते हैं नंबर 26 पे, इस टाइम पे केन मॉरिसन को भी एलिमिनेट कर देते हैं, तो वो दोनों गए। हॉर्न्स वॉगल एक बार फिर से बाहर आते हैं गाइस यहाँ पे, लेकिन बिग डैडी वी और मार्क हेनरी मिलके इस बार उनको रिंग के अंदर खींच लेते हैं और ऐसा लगता है उनका काम जो है वो बिल्कुल तमाम हो गया। लेकिन गाइस फिनली आ जाते हैं यहाँ पे, जो कि एक्चुअली में एंट्री नहीं थे रॉयल रंबल के अंदर, लेकिन वो आते हैं रिंग में, अटैक करते हैं सबको और हॉर्न्स वॉगल को लेके यहाँ से चले जाते हैं, वो एग्जिट कर जाते हैं। तो एक फन फैक्ट यहाँ पे ये है कि 2008 की रॉयल रंबल में हॉर्न्स वॉगल एंटर तो हुए लेकिन कभी एलिमिनेट नहीं हुए और अभी तक शायद उनका चांस बन सकता था इसको जीतने का, लेकिन वो कभी बाहर ही नहीं आए और विंस मैकमैन की जो है वो उम्मीदों पे उन्होंने पानी फेर दिया। तो चावो गरेरो और सीएम पंक की उस टाइम पे फ्यूड चल रही थी, तो यहाँ पे चावो एलिमिनेट कर देते हैं पंक को। नंबर 29 पे आते हैं द गेम ट्रिपल एच और आते भाई ऐसे झाड़ू मार देते हैं ना रिंग में सारे लोग बाहर, कोडी बाहर, बिग डैडी बाहर, फोली बाहर एंड द गेम इज एब्सोल्युटली ऑन फायर। वो आके पेडिग्री लगाते हैं उमागा पे और इस समय पे जब वो पेडिग्री लगाते हैं क्राउड जो है वो काउंट कर रहा होता है 8 7 6 5 4 3 2 1 0 और कौन आता है नंबर 30 पे। दिस वाज ह्यूज क्योंकि गाइस जॉन सीना का म्यूजिक यहाँ पे बजता है एंड इट एब्सोल्युटली गोस क्रेजी, क्योंकि सीना काफी समय से इंजर्ड थे, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे गाइस जॉन सीना वापस आ सकते हैं और ट्रिपल एच का चेहरा ऐसा बिल्कुल कलर ही चेंज हो गया क्योंकि वो फ्यूड करते थे जॉन सीना के साथ। और भाई यहाँ पे जॉन सीना का रिटर्न आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स इन द हिस्ट्री ऑफ रॉयल रंबल मैच। और आते ही सीना मार्क हेनरी को बाहर, चावो को बाहर, कार्लिटो को बाहर और क्राउड इतनी ज्यादा बूज और चीयर्स मिक्स रिएक्शन, ऐसा लग रहा है कि क्राउड जो अपना 70% दे रहा था अब वो 110% दे रहा है बिकॉज जॉन सीना हैज एंटर्ड द बिल्डिंग। और फाइनली जब ट्रिपल एच की तरफ सीना मुड़ते हैं तो उनको पड़ता है यहाँ पे एक स्पाइन बस्टर, लोग चीयर कर रहे हैं पागलों की तरह और उमागा आ जाते हैं कहीं से बीच में और ट्रिपल एच को अपना समोन स्पाइक मारने की कोशिश करते हैं, बट बटीस्टा स्पीयर्स उमागा आउट ऑफ नोवेयर और वो उमागा और मिस्टर कैनेडी को एक साथ एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये मैच जो था इस टाइम पे काफी ज्यादा पेस पकड़ रहा था और इसके बाद बटीस्टा और ट्रिपल एच जो है वो मिलके केन को भी बाहर फेंक देते हैं। तो इसके बाद बचते हैं सिर्फ 3 बंदे इस मैच के अंदर, दैट वाज बटीस्टा, ट्रिपल एच एंड जॉन सीना। एवोल्यूशन का रियूनियन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता था लेकिन सारे लोग एक दूसरे के अगेंस्ट थे। इट्स रॉयल रंबल, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। और गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले बटीस्टा करते हैं थम्स अप, थम्स डाउन कि मैं किसी के साथ नहीं हूं। जॉन सीना करते हैं यू कैंट सी मी और उसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं सक इट और ये तीनों आपस में जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो बटीस्टा इन दोनों के ऊपर सबसे पहले एक स्पाइन बस्टर लगाते हैं और फिर बटीस्टा बॉम्ब की कोशिश करते हैं जॉन सीना पे। सीना उसको रिवर्स करते हैं और ट्रिपल एच आते हैं भागते हुए और क्लोज लाइन मार के बाहर निकालते हैं बटीस्टा को। क्राउड बिल्कुल पागल हो जाता है। ये 2 बंदे बचते हैं और ये बिल्कुल रीसेट बटन दबाते हैं। पहले तो आके कमाल का इनके बीच में स्टेयर डाउन होता है, दोनों रेसलमेनिया के साइन की तरफ पॉइंट करते हैं और उसके बाद ये लड़ना शुरू करते हैं। सीना सबसे पहले लगाते हैं एक 5 नकल शफल और उसके बाद गाइस यहाँ पे दोनों एक दूसरे को एक क्लोज लाइन लगाते हैं और दोनों बंदे नीचे गिर जाते हैं। तो इसके बाद सीना जाते हैं एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन ट्रिपल एच यहाँ पे उनको एक डीडीटी लगाते हैं रिवर्स करके और वो सीना को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरीके से सीना जो है यहाँ पे पकड़ते हैं रोप्स को, वो एस्केप करते हैं। वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं, ट्रिपल एच रिवर्स करके पेडिग्री देने की कोशिश करते हैं। सीना टर्न्स दिस बैक इनटू एन एटीट्यूड एडजस्टमेंट, वो उठाते हैं अपने कंधों पे ट्रिपल एच को एंड ही थ्रोज हिम आउट एंड सीना विंस द रॉयल रंबल। एंड क्राउड इस समय पे मतलब अगर मैं आपको रेप्लिकेट करके दिखाऊं तो भाई खुद खड़े होकर मुझे नाचना पड़ेगा क्योंकि ऐसा रिएक्शन था। एब्सोल्युटली अमेजिंग एंडिंग टू द रॉयल रंबल। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक्चुअली में जॉन सीना का रिटर्न पहली बात तो हमें देखने को मिलेगा, उस मोमेंट पे देखने को मिलेगा एंड दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक। जिस तरीके से वो आते हैं, उनका म्यूजिक बजता है, वो बिल्कुल नीचे देखते हैं खड़े होकर, उसके बाद जब वो ऊपर ऐसे देखते हैं, इट वाज अमेजिंग एंड दिस मैच डिजर्व्स 4.5 आउट ऑफ 5। इतने सारे नाम थे, इतने सारे बड़े बड़े नाम थे भाई, लेजेंड्स थे, रिटर्न्स थे, कूल मोमेंट्स थी, फनी मोमेंट्स थी और ओवरऑल ये मैच काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। और अगर मुझे रॉयल रंबल 2008 को गाइस रेट करना हो आउट ऑफ 10 देन आई विल गिव दिस अ 7.5 आउट ऑफ 10। डेफिनेटली वर्थ इट था। 2013 की रॉयल रंबल से ओवरऑल पेपर व्यू डेफिनेटली बेटर था, उसको मैंने 7 दिया था आउट ऑफ 10, इसको मैं 7.5 देने वाला हूं।
और भाई मजा आ गया। मतलब उससे भी ज्यादा दे सकते हैं, आई थिंक 8 भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब इतने सारे कमाल के मैचेस थे। तो ये था गाइस रिवाइंड, रॉयल रंबल रिवाइंड एपिसोड नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें और अपने ओपिनियन सारे मैचेस के बारे में, क्या आपका बेस्ट था, क्या आपकी रेटिंग्स थी, ओवरऑल आपको पेपर व्यू कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वेडनेसडे मिलते हैं आपसे एपिसोड 4 में। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।